डिस्कशन करने से पहले सरस्वती मैया की जय हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे हम आते हैं और अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कहा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम टैक्सोनॉमी का शिक्षात्मक उद्देश्य नहीं है। ओके, पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डोमेन, ये डोमेन है, ठीक है, डोमेन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। आपके पास है क्या, संज्ञानात्मक, सेकंड आपके पास है प्रभावी, और तीसरा है मनोगामक, और लास्ट है मनोविश्लेषणात्मक। आपको बताना है, ठीक है। आप आंसर क्या करेंगे, आप आंसर करेंगे ब्लूम टैक्सोनॉमी। हम जानते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी की अगर हम बात करें तो उन्होंने स्तर बताया हुआ है, स्टेप्स बताए हुए हैं, ठीक है। और ब्लूम की टैक्सोनॉमी में जो एजुकेशनल ऑब्जेक्ट हैं, जो शिक्षात्मक उद्देश्य हैं, उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी आता है, उसमें उसमें अफेक्टिवनेस यानी कि प्रभावशीलता भी आता है, और साइकोमोटर मनोगामक भी आता है। लेकिन ये मनोविश्लेषणात्मक नहीं आता है। मनोविश्लेषणात्मक की बात करें तो इसका संबंध तो किससे है, इसका संबंध सिगमंड फ्राइड से है। सिगमंड फ्राइड का जो सिद्धांत है उसका नाम क्या है, मनोविश्लेषणात्मक है। और आपको याद है फादर ऑफ साइको एनालिटिकल थियोरी भी किसे कहा जाता है, फादर ऑफ साइको एनालिटिकल थियोरी भी सिगमंड फ्राइड को ही कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, कहा गया पंचायती राज प्रणाली में, ठीक है, पंचायती राज प्रणाली में जिला परिषद का अध्यक्ष होता है। इन पंचायती राज सिस्टम द चेयरमैन ऑफ जिला परिषद इज, पहला है आपका ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि प्रखंड विकास अधिकारी, या फिर आपका विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर ग्राम विकास अधिकारी, या फिर जिलाधीश या जिला कलेक्टर यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या फिर आपका प्रखंड प्रसार अधिकारी जिसको ब्लॉक एक्सटेंशन ऑफिसर कहा जाता है। जिला परिषद की बात हो रही है और आपको पता है ना, सबसे पहले ग्राम आता है, फिर प्रखंड यानी ब्लॉक आता है, उसके बाद आपका जिला परिषद आता है। और जिला परिषद का अधिकारी कौन होता है, जो उस जिले का जो जिलाधीश होता है अर्थात कलेक्टर होता है, वही उसका चेयरपर्सन होता है। तो आप आंसर क्या कर देंगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या होगा। ये जो पंचायती राज प्रणाली है उसमें जिला परिषद का अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन कौन होगा, तो आपका जिलाधीश होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3, मैंने बोला है क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल है, लेकिन अगर आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाएंगे तो आपको आसान रहेगा करने में, ठीक है, और थोड़ा सा आपको अपने दिमाग पे हल्का सा बर्डन डालना पड़ेगा। देखिए, कहा गया किस देश में प्रसार सेवा को सहकारी सेवा तथा गृह अर्थशास्त्र सेवा कहा जाता है। पहला क्वेश्चन, इन विच कंट्री द एक्सटेंशन सर्विस इज कॉल्ड द कोऑपरेटिव सर्विस एंड होम इकोनॉमिक्स सर्विस। पहला है यूएसए यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, दूसरा जापान, तीसरा इजराइल, और लास्ट आपके पास है फिलीपींस। प्रसार शिक्षा में ना अमेरिका का उल्लेख होगा बार बार, है ना, कई बार कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की वजह से यूके का भी जिक्र होने लगेगा, ठीक है। लेकिन इन सारी चीजों का जिक्र, इन सारी कंट्री का जिक्र नहीं है। अगर कुछ नहीं भी आ रहा है तो भी आप किसकी तरफ चले जाएंगे, आप एक की तरफ चले जाएंगे, अर्थात ये जो यूएसए है यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, इसी में प्रसार सेवा को क्या कहा जाता है, सहकारी सेवा यानी कि कोऑपरेटिव सर्विस, और गृह अर्थशास्त्र सेवा यानी होम इकोनॉमिक सर्विस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका ए हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहीं नोट करिएगा, आप लोग का एप्लीकेशन पे होम यही चल रहा है ना, प्रसार शिक्षा, वहीं पर नोट डाल करके ये लाइन ऐड कर लीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहा जा रहा है कृषक प्रशिक्षण एवं क्रियात्मक साक्षरता कार्यक्रम। प्रसार शिक्षा का क्वेश्चन है। कृषक प्रशिक्षण मतलब जो आपके फार्मर्स हैं उन्हीं को ट्रेनिंग देनी है, ठीक है। और क्रियात्मक साक्षरता कार्यक्रम परियोजना किस मंत्रालय के प्रयासों से चलाई जाती हैं। द फार्मर ट्रेनिंग एंड फंक्शनल लिटरेसी प्रोग्राम प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री। आपके पास एजुकेशन मिनिस्ट्री है यानी कि शिक्षा मंत्रालय है, दूसरा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री यानी कृषि मंत्रालय है, तीसरा है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री यानी कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है, और लास्ट सभी है। अब यहाँ पर ना कृषि को देख करके कृषि मंत्रालय मत लगाइएगा, इन तीनों का ही रोल होता है। ये तीनों मिनिस्ट्री अपने अपने स्तर पर काम करती हैं, और फिर ये जो कृषक प्रशिक्षण और क्रियात्मक साक्षरता कार्यक्रम है
इस परियोजना को इम्प्लीमेंट करवाती हैं? आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर डी हो जाएगा। अर्थात ये तीनों ही मिनिस्ट्री अपने अपने स्तर पर अपने अपने स्तर पर जा करके क्या करती हैं? काम करती हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया DRDA का पूरा नाम है। आपको बताना है कि ये जो हमारे पास DRDA है इसका पूरा नाम क्या है। ओके, आप देखें, पहला है जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, दूसरा जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, तीसरा जिला शोध विकास प्राधिकरण और लास्ट है जिला शोध विकास एजेंसी है। हिंदी वाला साइट कम प्रेफर किया करिए जब इस टाइप का फुल फॉर्म हो, मतलब ऐसे DRDA, ICDS या ORS ऐसा फुल फॉर्म पूछा है, या अभी आप कल गृहा की बात कर रहे थे, है ना, हैजार्ड की बात होती है, तो हिंदी वाला साइट मत देखा करिए, इंग्लिश वाला साइट देखा करिए। ठीक है, ओके। अब देखिए है क्या? डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, दूसरा है डिस्ट्रिक्ट रूरल अथॉरिटी डेवलपमेंट, डिस्ट्रिक्ट रिसर्च डेवलपमेंट अथॉरिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट रिसर्च डेवलपमेंट एजेंसी। आंसर करना है DRDA का फुल फॉर्म क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 5वां है। आप आंसर करेंगे DRDA का फुल फॉर्म क्या है, तो डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी है। अर्थात आंसर क्या हो जाएगा? जिला ग्रामीण विकास एजेंसी इसका पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया ए। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए लिखा है चेतना का पूर्ण रूप क्या है। आप ये बताइए, हम लोग बहुत सारी संस्थाओं की बात कर रहे थे ना, WHO इंटरनेशनल की बात करें तो WHO है, यूनिसेफ है, यूनेस्को है, FAO है ना, केयर है, ये सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, है ना, इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी है, ये सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया लेवल पे या नेशनल लेवल भी बात करें तो ICMR है ना, इसी के साथ साथ NIN है, CFTRI है, ICAR है, ICCW है, CSW भी है, ऐसे करके बहुत सारी संस्थाएं हैं। वैसे ही जैसे इंटरनेशनल लेवल की संस्थाएं हैं, नेशनल लेवल की संस्थाएं हैं, ऐसे ही कुछ NGO भी अपने पास हैं जो यही वेलफेयर का, कल्याण का काम करते हैं। उसमें चेतना आता है, कपाट आता है, ईला भट्ट द्वारा चलाया गया सेवा आता है ना। ये 3 नाम बहुत आपसे पूछे जाते हैं, चेतना, कपाट और सेवा। ईला भट्ट वाला है ना, ईला भट्ट गुजरात की महिला, जानते होंगे, आपसे क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया। तो वही जो चेतना है इसका फुल फॉर्म क्या है? हालांकि आपको मैं बताऊं, ये एक NGO है जो कि वेलफेयर के लिए काम करता है, ट्रेनिंग देता है और ऐसे बहुत सारे काम करता है। अब चेतना का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर हेल्थ एजुकेशन ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस, दूसरा है सेंटर फॉर हेल्थ एजुकेशन ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशनल अवेयरनेस, तीसरा है आपके पास जी सेंटर फॉर हेल्थ एजुकेशन ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशनल अवेयरनेस और लास्ट है सेंटर फॉर हेल्थ एजुकेशन टीचिंग एंड नेशनल अवेयरनेस। ओके, आपको क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करना है। आप आंसर क्या करेंगे? आप आंसर करेंगे कि ये जो चेतना है ना, जो कि एक NGO है जो कि हेल्थ के लिए एजुकेशन देने का काम करती है, जो कि ट्रेनिंग देती है, जो कि न्यूट्रिशनल अवेयरनेस का काम कर रही है, और इसका फुल फॉर्म क्या है? तो चेतना का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर हेल्थ एजुकेशन ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस, स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण एवं पोषण जागरूकता केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जैसे चेतना NGO है वैसे ही कपाट भी क्या है? कपाट भी एक NGO ही है। वैसे ही ईला भट्ट द्वारा संचालित सेवा भी क्या है? एक NGO ही है। ठीक है, ओके। ये सब तीनों आपके NGO ही हैं जो कि कल्याण के लिए इस तरीके के कामों से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 आंसर हमारा क्या हो गया? ए हो गया। क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा NGO नहीं है। ठीक है, और आपको मैंने बताया चेतना भी NGO है, कपाट भी NGO है, और ये जो सेवा है वो भी NGO, मतलब गवर्नमेंट का नहीं है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGO। ओके, नॉन मतलब नहीं, गवर्नमेंट मतलब सरकारी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन मतलब संस्था। ऐसी संस्थाएं जो सरकारी नहीं है उन्हीं को क्या कहा जाता है? गैर सरकारी संस्था या NGO कहा जाता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? नहीं, सेम नहीं है, यहाँ पे ट्रेनिंग है, यहाँ पर टीचिंग है, दोनों में अंतर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखें, यस ठीक है, हाँ जरा देखें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है क्या
निम्न में से कौन सा लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल हानिकारक नहीं है? एक बार क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल इज नॉट हार्मफुल? कौन सा हार्मफुल नहीं है? आपके पास है LDLC, VLDLC, HDLC या काइलोमाइक्रॉन। ठीक है, काइलोमाइक्रॉन वो होते हैं, जी बिल्कुल, काइलोमाइक्रॉन वो होते हैं जो कि आपके ब्लड में वो फैट के जो मॉलिक्यूल्स घूमते हैं, वसा के जो छोटे छोटे कण घूमते हैं, उसको क्या कहा जाता है? काइलोमाइक्रॉन्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया है, आपको ये बताना है कौन सा इसमें से हानिकारक नहीं है। हानिकारक नहीं है, हार्मफुल नहीं है, इसका मतलब हमारे लिए बढ़िया है। और हम लोग जानते हैं ना कौन सा कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है, कौन सा लिपोप्रोटीन गुड लिपोप्रोटीन के नाम से जाना जाता है। तो ये जो आपका हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है अर्थात HDL है, इसी को गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं और यही हार्मफुल नहीं है, हानिकारक नहीं है। जबकि ये जो आपके पास लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, ये क्या होता है? ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है अर्थात बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है। यही LDL हमारी रक्त वाहिनियों में जा करके VLDL में बदल जाता है और वहीं रक्त वेसल्स में, रक्त वाहिनियों में जाके जमने लगता है। और जब जमेगा तो आपका जो रक्त वाहिनियां हैं, नलिकाएं हैं, वो पतली होती जाती हैं, सक्रिय होती जाती हैं और ब्लड सर्कुलेशन क्या होने लगता है? बाधित होने लगता है और उसी के परिणाम स्वरूप हार्ट अटैक, पैरालिसिस ऐसे अटैक आते हैं। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो गया? आपका C हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कहा जा रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 8 में कि आटा, सूजी, खाद्य तेल मतलब ईटेबल ऑयल, ठीक है, जिसको खाया जा सके, ठीक है, खाद्य तेल जैसे मूल खाद्य पदार्थों का मानकीकरण व बिक्री किस मानकों या छापों के अंतर्गत होती है? ओके, आपको बताना है एग मार्क या फिर ISI मार्क, FPO या BIS मार्क। बताइए, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है हालांकि। जी, सभी लोग आंसर कर दीजिए। कहा गया आटा, सूजी, खाद्य तेल जैसे मूल खाद्य पदार्थों का मानकीकरण व बिक्री किस मार्क या छापों के अंतर्गत होता है? एग मार्क, ISI, FPO या BIS? आप तुरंत बताएंगे। ये सब एग्रीकल्चर वाले हैं, खेती बाड़ी वाले हैं ना, और उस पे जो भी आपके खेती से मिलने वाले कृषि से संबंधित फूड आइटम्स हैं, अब आटा है, सूजी है, ये सब गेहूं है। आटा किससे मिल रहा है? गेहूं से। सूजी कहाँ से मिल रहा है? तो आटा, सूजी, ये तेल हो गया, आप चाहे वो आपका सरसों का तेल हो, चाहे वो सूरजमुखी का तेल हो, ये सब, ठीक है, ये सब आपके एग्रीकल्चर से संबंधित है अर्थात उस पे क्या लगा होगा? एग मार्क लगा होगा। एग मार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? एग्रीकल्चर मार्क होता है। ठीक है, एग मार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? एग्रीकल्चर मार्क होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। क्लियर? क्या मेरी बात ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा क्या जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 9, प्रबंधन की विशेषता नहीं है। ठीक है, ओके, हाँ, कहा जा रहा है प्रबंधन की विशेषता नहीं है, इसमें से कौन सा मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? आपके पास है क्या? पहला है यह उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु साध्य है। दूसरा, यह भविष्योन्मुखी होता है। तीसरा, यह अदृश्य कौशल है। यह सार्वभौमिक एवं सर्वव्याप्त होता है। ठीक है, ओके, जल्दी से आंसर करिए। आप आंसर क्या करेंगे? आपको याद है जब हम लोग मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो मैनेजमेंट से संबंधित कुछ भ्रांतियों के बारे में बात करते हैं, और जब मैनेजमेंट की भ्रांतियों की बात होती है तो 3 भ्रांतियां हम लोग देखते हैं। सबसे पहली जो भ्रांति है वो ये होती है कि प्रबंधन क्या है? तो प्रबंधन मात्र एक साधन है। ठीक है, प्रबंधन क्या है? मात्र एक साधन है, साध्य नहीं है। ये पहली भ्रांति है। दूसरा, प्रबंधन केवल मुखिया तक हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि प्रबंधन जो है सिर्फ वो मुखिया तक सीमित नहीं होता है, प्रबंधन के लिए घर का हर व्यक्ति जिम्मेदार होता है। ठीक है, अर्थात प्रबंधन मुखिया तक सीमित है, ये भी एक गलत अवधारणा है। और जो तीसरा इस एक भ्रांति है वो ये है कि प्रबंधन का जो गुण है वो जन्मजात होता है। नहीं, प्रबंधन का गुण जन्मजात नहीं होता है, प्रबंधन का गुण व्यक्ति को अनुभव और प्रशिक्षण के साथ साथ स्वयं ही आता है। ये 3 भ्रांतियां हैं। और सबसे पहले ही हमने बताया आपको, प्रबंधन एक साधन है,
वह हमें साध्य तक पहुंचने में मदद करता है। जैसे आप ही लोग हैं, आपका काम मेरा काम ये थोड़ी है कि हम रोज 7 बजे यहाँ खड़े हो जाएं, है ना। ये आपका काम ये थोड़ी है कि आप 7 बजे फोन लेकर के बैठ जाएं और देखने लगे मुझे। नहीं, मैं मात्र आपके लिए एक साधन हूं, ताकि आपका जो गोल है, यानी जो आपका एग्जाम है नौकरी वाला, वो आप प्राप्त कर सके, है ना। इसीलिए आप सब मैनेजमेंट कर रही हैं। तो इतना ध्यान रखिए, प्रबंधन सिर्फ एक मीडियम है, एक साधन है आपको आपके उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए। और यहाँ लिखा है प्रबंधन की विशेषता नहीं है, और सबसे पहले क्या लिखा है, यह उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु साध्य है। हमारा उद्देश्य मैनेजमेंट करना नहीं होता है, हमारा उद्देश्य मैनेजमेंट की सहायता से किसी उद्देश्य, जो हमारा गोल है अर्थात हमारा साध्य है, उसको प्राप्त करना होता है। बट यहाँ क्या लिखा है, यह उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु साध्य है, साध्य नहीं है। प्रबंधन साधन है, वो हमारी मदद करता है, ठीक है। तो विशेषता नहीं है, आंसर हमें मिल ही गया है। बाकी प्रबंधन भविष्योन्मुखी होता है, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, कितने समय में करेंगे, किन संसाधनों का प्रयोग करेंगे, किस व्यक्ति का प्रयोग करेंगे, कौन कौन से गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, इन सब का निर्धारण प्रबंधन में ही होता है। जब आप प्लानिंग करते हैं ना, प्रबंधन का प्रथम चरण, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था ना, प्रबंधन का प्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण क्या होता है, योजना बनाना, प्लानिंग। तो उसमें हम सब कुछ भविष्य वाला ही तो करते हैं, हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे, है ना। तो ठीक है, यह अदृश्य कौशल है, दिखता नहीं है, लेकिन आपकी व्यवस्था, है ना, बता देता है कि इस व्यक्ति का मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है, ठीक है। तो ये एक अदृश्य कौशल है, और यह सार्वभौमिक, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में हो रहा है, हर कंट्री में हो रहा है, और सर्वव्याप्त है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एजुकेशन में हो रहा है, ये मेडिकल सेक्टर में भी है, ये आपके घर में भी हो रहा है, ये इंजीनियरिंग सेक्टर में भी है, एवरीवेयर है, ठीक है। तो यह क्या है, सर्वव्याप्त है। तो ये 3 तो इसकी विशेषताएं हैं, लेकिन जो पहला वाला है यह इसकी विशेषता नहीं है, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। कहा गया पार्ट्यूनेट का अवधि काल जन्म के पश्चात होता है, ठीक है। यही क्वेश्चन थोड़ा सा पैटर्न इजी 2021 टीजीटी में पूछा गया था, ठीक। कहा गया पीरियड ऑफ पार्ट्यूनेट कवर्स, यहां पर ब्लैंक, ड्यूरिंग आफ्टर बर्थ। पार्ट्यूनेट या नियोनेट जन्म के बाद शुरू ही होता है, हम ये जान ही रहे हैं, बल्कि हरलॉक के अकॉर्डिंग तो शैशवावस्था इन्हीं 2 हिस्से में बटी ही है ना। कौन सा, पार्ट्यूनेट और उसके बाद नियोनेट। तो पार्ट्यूनेट की अवस्था कितनी है, जन्म के पश्चात आपके पास है 1 से 2 सप्ताह, दूसरा है 15 से 30 मिनट, तीसरा है 1 से 10 मिनट, और लास्ट डी ऑप्शन है 45 से 60 मिनट, मतलब कि पौन घंटे से 1 घंटा। आप आंसर क्या कर देंगे कि ये जो पार्ट्यूनेट की अवधि काल है वह जन्म के पश्चात कब से कब तक का है, तो जन्म के पश्चात 15 से 30 मिनट का होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो गया, आपका बी हो गया। क्लियर है, ओके। आगे चले, अब जरा, ठीक है दिव्या जी, अब जरा आगे देखें कहाँ क्या जा रहा है।